स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8 के इतिहास का दूसरा अध्याय, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ठीक है, हमने पहला अध्याय पढ़ चुके थे। कब, कैसे और कहाँ हमने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम सामाजिक विज्ञान में इतिहास का दूसरा अध्याय आरंभ करते हैं। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतों पर रियासत कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक राजनीति क्षितिज रूप पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि ये कैसे हुआ। ये हम चित्र देख रहे हैं, इसमें कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जाफर और उनके बेटे की गिरफ्तारी का ये चित्र है। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना रहा। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह हुआ तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जाफर को एक अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। चित्र 2 में हम 18वीं सदी में भारत तक आने वाले रास्ते देख रहे हैं कि अंग्रेज जो आए थे वह किस रास्ते से आए थे। वह यहाँ होके समुद्र के किनारे से भारत पहुँचे थे। ठीक है, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कि कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे में का मतलब यह है कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर कई इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी ओर अंग्रेजी व्यापार कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर भी मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तो सभी चीज़ें सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर भी बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से रोक नहीं सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे और पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को दी गामा ने 1400 पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापार भी सामने आ गए। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ों को खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की ज़बरदस्त मांग बढ़ती जा रही थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच में इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी थी। इनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दे। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता
कोई सी कंपनी एक कंपनी से किसी दूसरी कंपनी को जहाज़ को डुबो देती, रास्ते में रुकावट खड़ी कर देती, वह माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियार की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों की किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें ये कैसे हुआ। वाणिज्यिक शब्द क्या होता है? एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, उसे कहते हैं वाणिज्यिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरुआत करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी की व्यापार यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी में सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों ओर तक एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी और खरीद ली और इनमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी का ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निश्चित तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें ये छूट नहीं दी गई थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल के राजस्व में बहुत कमी हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करते। जो चित्र 3 है, जिसे मद्रास के जहाज़ों के सामान लाती हुई स्थानीय नौकाएं व विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र है 1867 का। फरमान क्या होता है? एक शाही आदेश। व्यापार से युद्धों तक। चित्र 4 आप देख रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव की तस्वीर है ये। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की उपस्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्हें कंपनियों को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं था और उसे किलेबंदी को बढ़ाने से भी रोक दिया गया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार का राजस्व में वसूली कम होती जा रही है। नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही थी। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा था और व्यापार तभी फूल सकता था जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों की पुनर्निर्माण करना होगा। यह टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए और अंत में टकरावों का परिणाम प्लासी के एक प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुआ। प्लासी का युद्ध 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत का काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी, उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला की प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य से राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे।
किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार की स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला भर दिया। नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पर ताले डाल दिए। अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी को कलकत्ता स्थित किले पर कब्जा कर लिया। कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकले जाने की खबर सुन के मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया और इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली और आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफ़र की कारगुजारियाँ भी थी। मीर जाफ़र की टुकड़ी ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। कठपुतली ये एक खिलौना होता है जिसे आप धागों की सहायता से अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है और मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। क्या आप जानते थे कि पलासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम पलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता था। पलास की खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है जिसका हम होली पर इस्तेमाल करते हैं। चित्र 5 महान्यायालय कक्ष है ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस, लेडनॉल स्ट्रीट का। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टाइट्स की लंदन स्थित लेडनॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है। स्रोत 1 संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। पलासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सम्राट के एक मुख्य विदेशी मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ता से ये चिट्ठी भेजी थी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद ये सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने के लिए कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। स्रोत 2 देखते हैं। पहले नवाब की शिकायत। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में क्या कहा था? यह कहा था कि जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। उन्हें वे ज़मीन तो मिल गई, उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों ओर तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते थे। वह दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी थी। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों व अन्य लोगों को अपने मतहत रहने के लिए तैयार कर लिया था और वे 1 लाख रुपये राजस्व वसूल कर रहे थे। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट रहे थे। ठीक है। पलासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में ये कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। पलासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य था व्यापार को फैलाना। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े लिए जाए तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि ये रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान व संप्रभुता दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे उठाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तब बक्सर की लड़ाई में 1764 में उसको हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना दिया गया।
अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे और कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतें तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ उन्होंने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हम खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का प्रांत दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों का नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या का हल हो गया। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यवहार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले ही खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल के दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से ही होने वाली आमदनी के सारे कंपनी अपने खर्च चला रही थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती रेशम का कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी फ़ौजों को भी संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों का निर्माण भी उठा सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फ़ायदे भी थे। कंपनी को हर कर्मचारी नवाब की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल की असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन व बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में इंग्लैंड से मद्रास, जो अब चेन्नई है, आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी और 1767 में वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यालयों में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियां और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत के निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना सही नहीं था। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस ये थी कि भारत में ठीक ठीक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम से ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट आए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। ये भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटक और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। स्रोत 3, क्लाइव खुद को कैसे देखता था? संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखिए उसने क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर लिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे के गिरोबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजाने के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले थे। एक तरफ सोना, दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम
1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक व कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक व व्यावसायिक प्रतिनिधित्व होते थे। उनका काम होता था कि कंपनी के हितों की रक्षा करने के लिए उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि व भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रखता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसे देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने से चूक जाते थे तो जुर्माने के लिए उनका इलाका कंपनी में कब्जे में ले लिया जाता था। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेल्जली गवर्नर जनरल 1758 से 1805 था, उस समय अवध का नवाब जो 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने से चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद में भी कई इलाके छीन लिए गए। चित्र 6। अपने बेटे और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सौजुद्दौला टिल्ली कैटल द्वारा बनाए गए चित्र। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सौजुद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपने चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। स्रोत 4। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी? कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने कहा था, दरअसल रेजिडेंट सियासत के राजा थे। हम उसे हस्तक्षेप की मंचाई निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते थे। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता था और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता था तो चीज़ें आराम से चलती रहती थी। शासन के काम में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता था। जब भी कुछ अलग तरह की घटता था, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता था जिससे ब्रिटिश सरकार को गलत मानती थी, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाते थे। टीपू सुल्तान, जो चित्र 7 में भी दिखाए गए हैं, शेर मैसूर। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों का खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का भी रास्ता अपनाया। दक्षिणी भारत के राज्य मैसूर के उदाहरण से ये बात समझी जा सकती है। हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782 और उसके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल 1782 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से सेना का आधुनिकीकरण भी किया। चित्र 8 में टीपू सुल्तान के बेटे को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया गया और डैनियल आम द्वारा चित्रित चित्र है ये। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उसको 2 बेटों को अंग्रेज़ों के ने बंधक के रूप में अपने पास रखा और ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्य का तस्वीर बनाने में मज़ा आता था जिनमें अंग्रेज़ों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी। सुल्तान ने इन कदमों से अंग्रेज आंख बबूला हो गए और हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ही महत्वाकांक्षी, घमंडी और ख़तरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज़ों के 4 बार जंग हुई, 1767 से 1779,
1780 से 84, 1790 से 92 और 1799। श्रीरंगपट्टनम में की आखिरी जंग में कंपनी की सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। टीपू का खिलौना शेर। यह टीपू का एक विशालकाय मशीनी खिलौना की तस्वीर है। इसमें ये नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब उसका हैंडल घुमाया जाता है तो वह नकली शेर दहाड़ता है और सिपाही के भीतर की चीख की आवाज़ आती है। अब एक खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी तो अंग्रेज इस खिलौने को अपने साथ ले गए थे। टीपू की कहानियाँ। राजाओं की छवि अक्सर जनस्तुति से बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यासगान किया गया है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वह अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके का साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने नियत ही शेर को मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली और अंत में शेर को मार गिराया। इसी के बाद उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा। उनके राष्ट्रीय झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। गतिविधि। कल्पना कीजिए आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले 2 पुराने अखबार मिले। एक अखबार ब्रिटेन का है और एक मैसूर का है। दोनों अखबारों के इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठा का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत जो कन्फेडरेंसी थी राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी, सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने को मजबूर किया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 5 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के पर स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेजी मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर में स्थित बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थिर पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी की क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग, जो 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल थे, के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वे भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार उनके पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती है, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेज ने कित्तूर, जो फिलहाल कर्नाटक में के छोटे राज्य में कब्जे लेने के लिए प्रयास किया, तो रानी चन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली एक गरीब चौकीदार रायना ने प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता
से उन्हें बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण भी आप किताब में पढ़ेंगे। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में न फैल जाए और उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज जब उत्तर पश्चिम भारत में अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे तो उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी। वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी प्रशासन स्थापित कर लिया और 1843 में सिंध भी कब्जे में ले लिया। उसके बाद पंजाब की बारी थी, जहाँ महाराज रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को भी अधिग्रहण में ले लिया। विलय नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई, जैसे विलय नीति का नाम दिया। यह सिद्धांत इस तर्क पर था कि अगर कोई शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर कई रियासतें सतारा, सबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों का एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ादी करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जे करने के लिए मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को इस तरह से गद्दी से हटाए देखकर लोगों को गुस्सा भड़क गया और अवध के लोगों ने 1857 में महान विद्रोह में शामिल हो गए। चित्र 11 महाराज रंजीत सिंह का दरबार का है। चित्र 11 ABC भारत में अंग्रेजों की फैलती सत्ताएं। इन नक्शों में भारत को वर्तमान राजनीतिक नक्शे के साथ रखकर देखें और तीनों नक्शों में उन इलाकों की पहचान करें जो ब्रिटिश शासन के अंदर नहीं थे। नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी ने न केवल बंगाल बल्कि मुंबई, मद्रास भी सत्ता हासिल कर चुके थे। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहते थे। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग ने कई प्रशासनिक सुधार किए और न्याय के क्षेत्र में भी सुधार खासतौर पर उनके उल्लेखनीय थे। 1772 में से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदार अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों में मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतों अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। काजी एक न्यायाधीश होता है, मुफ्ती मुस्लिम समुदाय एक न्यायवादी जो कानून की व्याख्या करता है। महाभियोग। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स ने किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसे महाभियोग कहा जाता है, जो कि चित्र 12 में दिखाया गया है। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों को अलग अलग व्याख्या करते थे। इस विभिन्नता को खत्म करने की समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून में एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। N.B. हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। भारतीय जिले में
कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना होता था तथा न्यायाधीशों और पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण के लिए का केंद्र बन गया था, जिसने पुरानी सत्ता केंद्रों से हाशिए व ढकेल दिया था। स्रोत 5। मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क में पर महाभियोग चला रहा हूँ। वॉरेन हेस्टिंग की महाभियोग की कार्यवाही के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, जिसका एक हिस्सा है। मैं उनके हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया और जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबकी साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े पर चलने वाले जो प्रतिष्ठित होते थे, और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाज और तलवारबाजी का परीक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा होता रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर परीक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया करते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों के भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक परीक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की, तो उसने भी ये तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना के सिपाही, जो भारतीय शब्द में सिपाही होता था, आर्मी कहते थे, 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवारी टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट, जो ताड़ेदार बंदूक होती थी, वह मचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों की बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ता था। अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का परीक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाए जाने लगे। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जातीय और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज करने लगे थे। भला लोग अपनी जातीय धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? क्या वह खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने इस तरह देखा। 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया को झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अपने अध्याय 5 में पढ़ेंगे। जो चित्र 13 है, उसमें कंपनी में काम करने वाला बंगाल का एक सवार है, जो एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया है। मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्धों में के बाद कंपनी की और घुड़सवार की टुकड़ियों को मजबूत करने में अहमियत समझ में आने लगी थी। निष्कर्ष: ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक की आने की प्रक्रिया तेज हो गई थी। तब तक समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों में यानी यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे थे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग में और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा प्रशासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर अपने नियंत्रण में ले चुकी थी।
अन्यत्र दक्षिणी अफ्रीका में दास व्यापार। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचे जाने लगे। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। 1824 में केप के आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामियों का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया। यह मालूम होने पर कि पशुओं और कृषि उत्पादों में की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी की माल में एक स्त्री दास और उनके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के सामान ही उन्हें परखा। उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए व असंवेदनशील थे। हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। दीवानी कौन होते थे? जो भू राजस्व वसूल करने का अधिकार था। ठीक है। शेर मैसूर टीपू सुल्तान। फौजदारी अदालतें, जो फौजदारी अदालत ये आ जाएगा इसका। रानी चेन्नम्मा कौन थी? जो कित्तूर में अंग्रेजों का विरोध करती थी। सिपाही वॉरेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल। रिक्त स्थान भरें। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत पलासी की जंग से शुरू हुई। पहले का पलासी हो जाएगा। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। डलहौजी ने कौन सा सिद्धांत लागू किया था? विलय नीति का सिद्धांत। मराठा रियासतों का मुख्य रूप से भारत के किस भूभाग में स्थित थे? दक्षिण पश्चिम भूभाग में। सही गलत बताना है। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। बताइए। गलत, कमजोर होता गया था। ख है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यवहार करने के लिए एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। ये भी गलत है। महाराज रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे। सही है। अंग्रेजों ने अपने कब्जे आने वाले इलाकों में कोई शासकीय परिवर्तन नहीं किया। ये भी गलत है। आइए विचार करें। यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित हो रही थी। यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित हो रही थी। क्यों हो रही थी? भारत में निर्मित बारीक सूती कपड़े व रेशम के कपड़ों की यूरोपीय बाजार में काफ़ी मांग थी। भारत में मसाले का उत्पादन उस समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था और इन मसालों की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती थी। इन मसालों की मांग यूरोपीय क्षेत्र में थी। जो भी उत्पाद यूरोपीय व्यापार भारत से आयात करते थे उनकी कीमत काफ़ी कम होती थी, जिस वजह से वे व्यापारी उन चीज़ों को यूरोप में ले जाकर काफ़ी लाभ में बेचते थे। पांचवा है बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? नवाबों ने कंपनी के व्यापार में कोई भी रियायत देने से मना कर दिया था कि अपितु वे कंपनी से नजरानों की मांग कर रहे थे। नवाबों ने कंपनी पर धोखाधड़ी और का आरोप लगा दिए थे और दलील दी थी कि कंपनी की वजह से उन्हें राजस्व में कमी हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी टैक्स नहीं चुकाना चाह रही थी और कंपनी के अफसर नवाब पर अपमानजनक चिट्ठी लिख रहे थे। कंपनी का मानना था कि नवाबों की बेतुर्की शर्तों से व्यापार तबाह हो रहा है और व्यापार को फल फूलने सरकार को शुल्क वापस लेने होंगे। 6 है दीवानी मामले से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फ़ायदा पहुंचा? दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रकार फ़ायदा पहुंचा? दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया, जिससे उनके सामने नवाबों की शक्ति कम होने लगी। दीवानी मिलने से कंपनी को अब ब्रिटेन से चांदी आयात करके भारत उत्पाद खरीदने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि
अब कंपनी के पास भारत में होने वाली आमदनी से ही आयात करने के पर्याप्त धन मौजूद था। दीवानी मिलने के साथ ही कंपनी ने अपनी विस्तारवादी नीति शुरू कर दी और किले और दफ्तर का निर्माण शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? मालवा तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के अंतर्गत आता था, जहां पर टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान ने 1785 में अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी व मसालों का निर्यात पर रोक लगा दी व स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार रोक दिया। उनसे उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ काफ़ी घनिष्ठ संबंध बना लिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिद्वंदी थे। उनसे टीपू सुल्तान ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी करवाया, जिससे कंपनी के अफसर घबरा गए। प्रश्न नंबर 8 है, सब्सिडियरी अलायंस जो सहायक संधि थी व्यवस्था की व्याख्या करें। सहायक संधि के माध्यम से कंपनी अपना वर्चस्व पूरे भारत में फैलाना चाहती थी। इसके अनुसार जो भी रियासत इस बंदोबस्त को मना कर देती थी, अपने स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रखती थी। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा प्रदान की जाती थी। इसके बदले रियासत अपनी कंपनी को रकम का भुगतान करते थे। अगर कोई रकम चुकाने से चूक जाता था तो वह हिस्सा जुर्माने के तौर पर अपने कब्जे में ले लेती थी। यह संधि अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति के प्रमुख हिस्सा थी। इस व्यवस्था के कारण अवध के नवाब ने अपनी आधा इलाका कंपनी को सौंपना पड़ा था। उनके पास सहायक सेना के भुगतान के लिए पैसे नहीं थे। प्रश्न नंबर 9 है, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? कंपनी का शासन सीधे सीधे गवर्नर जनरल के हाथों में था, वही भारतीय शासन की ताकत राजा व नवाबों के हाथों में होती थी। कंपनी के शासनकाल में हर जिले में फौजदारी व दीवानी अदालत अलग अलग होती थी, वह भारतीय शासकों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हर जिले में कलेक्टर की अहम भूमिका होती थी। उसका मुख्य काम लगान वसूलना और सरकारी महकमों के आपसी तालमेल से जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करें। कंपनी जब भारत में आई थी तो मुगलों की तरह घुड़सवारों पर ज़्यादा केंद्रित थी, लेकिन जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों में की भर्ती कर पेशेवर प्रशिक्षण दिया गया तो सूरत बदलने लगी। 19वीं सदी के साथ घुड़सवारों की जरूरत कम पड़ने लगी और अंग्रेज अपनी सेना की सिपाही आर्मी कहते थे। नई भर्ती सैनिकों को मस्कट व मचलॉक से लैस किया जाता था और अंग्रेजों के लिए पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी तथा सैन्य जीवन में भी काफ़ी अनुशासनात्मक हो गया था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें। धन्यवाद।